हेलो स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज से हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने वाले हैं। और यह जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे भारत के भूगोल से शुरू करेंगे। तो भौतिक विभाजन हम इसमें पढ़ेंगे और ये शॉर्ट नोट्स की क्लास होगी। सभी फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है। आगामी जितने भी यूकेपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराए जाने वाले हैं उसमें आपने जीएस की इंपॉर्टेंस देख ही ली होगी। तो यहाँ पर शॉर्ट में यह सारी क्लास है और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यह क्लास है। आप लोगों को यह कंठस्थ याद होने चाहिए। यह शॉर्ट नोट्स बने बनाए आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल भी जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह क्लास जीएस की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट की क्लास है। आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरी क्लास को अच्छे से देखना है और आप पीडीएफ को इसके माध्यम से समझ भी पाएंगे। और पीडीएफ को आप अपनी बुक में अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक विभाजन के अंतर्गत पहला देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं। जैसे हमारा पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पुरा चुंबकत्व। पुरा चुंबकत्व क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो पुरा चुंबकत्व जो है यह क्या है, अध्ययन की एक शाखा है। क्या है पुरा चुंबकत्व? अध्ययन की एक शाखा है। इसमें ज्योग्राफिकल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है पुरा चुंबकत्व के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, चट्टानों, इससे पहला जो हम देखते हैं प्राचीन भू वैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में यह क्या है, सहायक है। प्राचीन जो भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन में यह काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। इसके अलावा चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। क्या? जैसे कोई चट्टान या अवसाद जैसे माना बन रहा है, कोई चट्टान है, उसके ऊपर ऐसे लगातार ये पड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर देखें, इस चित्र में आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर कोई पेड़ भी दब गया, माना यहाँ पर कोई एक ऐसे करके पेड़ दब गया। ठीक है, अब ये पेड़ दब गया, इसके ऊपर फिर मिट्टी ऊपर से पड़ गई, तो ये दब गया। तो अभी क्या हो गया, इसमें एक जो उस समय का पेड़ था, उस समय का पेड़ जो इसके नीचे दबा था, उसके गुण इसमें क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन, तो हमें पता चल सकता है कि वृक्ष उस समय किस समय के वृक्ष थे या उस समय पर कैसे वृक्ष पाए जाते थे। तो इस तरह से संरक्षित गुणों का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। आगे देखें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी इससे किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आप जानते हैं, किसी भी चुंबक को अगर हवा में हम एक धागे से बांध कर रोकें तो किस साइड में रुकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का भी अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। और तो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हर सारे ही फैक्ट हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक भूवेत्ता थे, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक पेंजिया था पृथ्वी पर, इतना बड़ा बड़ा सा, तो यह टूट गया। इसमें क्या हुआ, यह टूट गया, अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। तो इसके टूटने से क्या बने, अलग अलग फिर ये टुकड़े जो इसके टूटे, ये अलग अलग दिशाओं में क्या करने लगे, गति करने लगे। सब अलग, ये इधर को जाने लगा, ये इधर को, ऐसे करके अलग अलग दिशाओं में टुकड़े, कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को, इस तरह से यह जाने लगे। तो अब जब यह टुकड़े जाने लगे, जैसे ये तो क्या हुआ, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने इसको भी क्या दिया था, आधार बनाया था। इसको आधार बनाया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बनाया था, इसको अपना आधार बनाया था। अल्फ्रेड वेगनर ने जो पूरा चुंबकत्व था, इसको ने क्या दिया था, अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया था। तो ये चार फैक्ट आपको याद होने चाहिए पूरा चुंबकत्व से संबंधित। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पूरा चुंबकत्व किस किस चीज़ में काम आया था, या इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को विभाजित करें तो चार आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान है भारत में, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण भारत में, तट एवं द्वीप, जो भारत का ये वाला एरिया है, यहाँ तट और क्या है, यहाँ तट है। और अगर हम यहाँ देखें अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप समूह जो हैं हमारे बहुत सारे, तो ये तट और द्वीप ये आता है। पहला क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। अगर हम देखें उत्तर के विशाल मैदान, तो यहाँ यहाँ पर विशाल मैदान हो गए। और इससे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो गया, सबसे ऊपर पर्वतीय प्रदेश, जहाँ उत्तराखंड जिस एरिया में है, ये पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखें तो यह इस तरह से इसका ये वाला विभाजन भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो फैक्ट इससे संबंधित है, भारतीय स्थल पिंड जो है, भारतीय स्थल पिंड क्या है, भारतीय स्थल पिंड की अगर हम चर्चा करें, गोंडवाना लैंड का भाग है।
किसका भाग है? भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इन महत्वपूर्ण फैक्टों को हमको समझना है। तो गोंडवाना लैंड भूभाग जो है यह बना कब था? मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में। ये ध्यान रखेगा, जो ज्योग्राफिकल समय सारणी है उसको अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो ये हम जो बात कर रहे हैं 200 मिलियन वर्ष पूर्व मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प था, ये ध्यान रखेगा। इस समय पर इसको क्या गया था? विभाजित, ये मतलब ये बना था मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में। कैसे बना था? संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था। तो संवहनी धारा द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का क्या हो गया? विभाजन हो गया था। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनी धाराएं जो थी उनके द्वारा क्या हो गया था? गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था। फिर हुआ क्या? भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ। परिणाम भारतीय प्लेट जो थी, मैंने आपको बताया पेंजिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ, माना ये भारतीय प्लेट का टुकड़ा है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है और यहाँ क्या है? एक बहुत बड़ी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। ये भारतीय प्लेट है, ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। और ये छोटी प्लेट है भारतीय प्लेट, और ये बड़ी प्लेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हो गया। अब उत्तर दिशा परिणाम स्वरूप क्या? भारतीय प्लेट, छोटी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेट से के बीच टकराव हुआ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? आपस में टकराव हुआ। अब देखिए, ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका। गोंडवाना लैंड भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका। ये 5 क्षेत्र हमारे गोंडवाना लैंड भूभाग के अंतर्गत आते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। गोंडवाना लैंड में अगर भारत है, भारत है तो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका भी है। ये कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास। अब अगर हम सीधे सीधे कहें तो क्या लिखा गया है? हिमालय का विकास। पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं भी हिमालय के समय में ही वो भी विकसित हुई हैं। तो हिमालय का विकास, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास अगर हम देखें तो कैसे हुआ? भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव के कारण टेक्सा के अवसाद। अब जब ये क्या था? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो टैथिस सागर था। टैथिस सागर जो था, और टैथिस सागर ने क्या हुआ? टैथिस सागर में ये हुआ कि जो टैथिस सागर जो हिमालय से आने वाली चट्टान मतलब नदियों द्वारा, तेज प्रवाह की नदियों द्वारा यह भर गया था। तो टैथिस सागर जब भर गया तो इसमें क्या हुआ? जब ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराए तो इसमें क्या हुआ? वलन हुआ। अवसादी चट्टान वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। वलन मतलब जैसे आपने कभी मेज पे कोई, ये मेज है माना, इस मेज पे कोई कपड़ा रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, ये कपड़ा इसके ऊपर बिछाया है माना। आप जैसे इसको हाथ से इस साइड से अगर इस पर फोर्स लगा के ऐसे आगे को करेंगे तो ऐसे उठ जाता है ऊपर को, तो यही वलन है। ठीक है, तो ये वलन है। अब इसको ध्यान रखना है आपको। वलन की क्रिया के स्वरूप क्या हुआ? अवसादी चट्टानों वलन के प्रक्रिया स्वरूप क्या हुआ? हिमालय का या पश्चिम एशिया इनका निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान में वलन, ये ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है। टैथिस सागर के अवसादी चट्टानों में वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखे, सबसे पहला हमारा जो था, हमने विभाजन किया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो ये प्राकृतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसमें अगर हम देखें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो पहला क्या है? वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वृद्ध हिमालय, उत्तराखंड की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे जानते हैं हिमालय को 4 प्रकार से बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले ट्रांस, फिर वृद्ध, फिर मध्य, लघु, शिवालिक, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़े हैं, हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आए हैं वही समझने वाले हैं। तो है क्या? वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.46 मीटर ऊंचाई। यह किसने घोषित करी है? नेपाल, नेपाल तथा चीन द्वारा घोषित है यह। मतलब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस हाइट को किसने घोषित किया है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 8,848.86 मीटर की ऊंचाई नेपाल द्वारा, चीन द्वारा घोषित है। अगला इसमें जो चोटी है वह है कंचनजंगा। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट
माउंट एवरेस्ट। तीसरे नंबर की कौन है? कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है, मतलब भारत में स्थित है। विश्व की सबसे तीसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हिमालय से ही संबंधित, तो इन फैक्टों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है, मतलब हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, माना ये हिमालय है ऐसे करके, तो ये क्या दर्शाती है? युवा स्थलाकृति को, मतलब जो नवीन वलित पर्वत भी हिमालय को कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत। तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है किसा? युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें क्या है? अत्यधिक ऊंचे शिखर हैं। देखिए, अत्यधिक ऊंचे शिखर हैं ऐसे, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हिमालय में ही मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, यहाँ तक इतने ऊंचे, तो ठीक मैं बनाया है जैसे। तो अत्यधिक ऊंचे शिखर और गहरी घाटियाँ। अब देखिए, अगर ये घाटी कितनी गहरी है, अगर पर्वत जितना ऊंचा होगा तो उसकी घाटी उतनी ही गहरी होगी, तो गहरी गहरी घाटियाँ हैं। और तेज बहने वाली नदियों से संबंधित। अब यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, यहाँ से कोई नदी अगर बहते हुए ऐसे करके आती है तो उसकी कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, सोचिए। बहुत ज़्यादा तेज़ बहने वाली नदियाँ, अत्यधिक वेगवाहिनी नदियाँ होती हैं। अब ये नदियाँ क्या हैं? अत्यधिक ऊंचे शिखर। हिमालय की पहली विशेषता क्या है? अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ। जहाँ ऊंचे शिखर होंगे तो वहाँ गहरी घाटियाँ भी होंगी। इसके अलावा तेज़ बहने वाली नदियाँ। क्यों तेज़ बह रही हैं? क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंचा है और वहाँ बर्फ़ गिरी रहती है, और बर्फ़ पिघलती है तो जो पानी, हिमानियाँ जो पिघलेंगी, उनसे जो पानी आएगा तो वो क्या होगा? वह तेज बहने वाली नदियों के पान वहाँ से क्या जन्म जन्म होगा? तेज बहने वाली नदियों का। जैसे हम भी जानते हैं, गंगा, यमुना, ये सब क्या है? बहुत वेगवती नदियाँ होती हैं। अपने साथ कई सारे चट्टान, अवसाद ये लेकर के आती हैं, क्योंकि इनमें वेग अत्यधिक होता है। तो यह क्या है? तेज बहने वाली नदियों से संबंधित कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो तराई क्या है? जहाँ मतलब दलदली ज़मीन पाई जाती है। और परीक्षा वाली अगर उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो सभी जानते हैं, जब ये नदियाँ आ जाती हैं तो शिवालिक से जब बाहर आती हैं तो कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं, ये अपने साथ लाती हैं तो इन्हें छोड़ देती हैं। अब ये नदी यहाँ पर इन कंकड़ पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती है ऐसे करके। फिर आगे जा करके फिर ये नदी बहने लगती है जब यह आ जाती है। तो ये जो क्षेत्र यहाँ भाबर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, यह तराई क्षेत्र होता है। अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो कौन सा क्षेत्र होता है? यह तराई क्षेत्र होता है। यह इसमें दलदली ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा मच्छर हच्छर इसमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो हिमालय की पूरी ये क्या है? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। अब दूसरा टॉपिक था हमारा, जो हमने प्राकृतिक प्रदेश में यहाँ पे विभाजन किया था प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर। तो हम देखें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हमने थोड़ा बहुत देख लिया। अब हम अगर देखें तो अगला क्या हो सकता है यहाँ पर? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बाद प्रायद्वीपीय पठार। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार संबंधित तथ्य क्या है? पहला है, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है यह। बिल्कुल, पृथ्वी की सतह का क्या है? प्राचीनतम भाग। आप ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग, सबसे पुराना। और भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग भी क्या है? यही है, प्रायद्वीपीय पठार। सर्वाधिक स्थिर भाग मतलब जहाँ हलचल भूगर्भिक बहुत कम होती हैं, तो वो कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय भाग है। ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग प्रायद्वीपीय भाग। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्स्यायी, मतलब जैसे अगर प्रायद्वीपीय पठार है ये, तो इसका बहिर्स्यायी मतलब आउटर हिस्सा, ये वाला हिस्सा बहिर्स्यायी कौन सा है? मेघालय का पठार। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्स्यायी क्या होता है? मेघालय का पठार होता है। कौन सा है? मेघालय का पठार। भ्रंशन के कारण, भ्रंशन, इसको आप हम जो डिटेल क्लास समझेंगे, अभी यहाँ पर आप इन फैक्टों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक, मतलब भ्रंशन के, ये जो मेघालय का पठार था यह प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग हुआ? भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। कौन? यह मेघालय का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का आउटर हिस्सा है, बहिर्स्यायी क्या कहलाता है? मेघालय का पठार। और यह प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग हुआ? भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों द्वारा। क्या? आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली, मतलब आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से, ध्यान रखिएगा, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का।
आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों की हम विस्तृत चर्चा क्लास में करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों के द्वारा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे शायद। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की क्लासें आगे भी चाहिए। यह शॉर्ट नोट्स की क्लास है बच्चों, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यह क्लास उत्तराखंड के आप कोई से एग्ज़ाम दीजिए, कहीं भी कोई भी जीएस से संबंधित एग्जाम दीजिए, वहाँ आपको शॉर्ट नोट्स की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की भी ऐसी ही शॉर्ट नोट्स की क्लास आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।